नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं और उसमें विज्ञान विषय में भौतिकी से हम शुरुआत कर रहे थे और अब तो काफ़ी आगे आ चुके हैं। आज ये छठी कक्षा होगी उसकी, और वही लगभग, क्योंकि आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो लाइट चैप्टर है और लाइट से जो है ना काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रखे हैं। विभिन्न परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं लाइट चैप्टर से। तो इसमें लगभग 150 प्रश्न थे, 150 प्रश्न हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि 2 कक्षाओं में हम लोग उनको कर लेंगे, है ना। तो आज कक्षा में लगभग 70 प्रश्न करेंगे, लेकिन बहुत इजी सवाल हैं जो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो लगभग 40-50 मिनट आज के इन 70-75 प्रश्नों को करने में लगेगा, ठीक है। तो लाइट प्रकाश चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। तो प्रकाश आप देख पा रहे हैं, ये देखिए एकदम प्रकाश जल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं पहला सवाल आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। तो जो एनर्जी का रिलेशन होता है ना, तो जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, जितनी कम तरंग दैर्ध्य होगी एनर्जी उसकी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य का रिलेशन क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, रिवर्सिबल है। मतलब तरंग दैर्ध्य कम तो एनर्जी ज्यादा तो तरंग दैर्ध्य कम, और तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं किस विकिरण की ऊर्जा प्रति क्वांटम ज्यादा होगी। तो आप देखिए ये तरंग दैर्ध्य दी है नैनोमीटर में, ठीक है। एनएम का मतलब क्या है, नैनोमीटर। तो हम देख लेते हैं इनमें से सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य कौन सी है। तो मेरी 200 से 280 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे छोटी है। और क्योंकि रिवर्सिबल इनमें जो है क्या कहते हैं संबंध है, तो इस वजह से इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। यहां याद रखने जैसी क्या चीज है कि जितनी कम तरंग दैर्ध्य होती है उतनी ज्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो जो सौर विकिरण होता है, हम डिटेल में इसको यहां नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की लाइट्स होती हैं, परावैंगनी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, मतलब दृश्य प्रकाश जिसको बोलते हैं। तो वही हम आपसे पूछ रहा है कि सौर विकिरण में निम्न में से किस परास मतलब कितनी कह सकते हैं उसको, जैसे मान लीजिए पूरा ये सौर विकिरण है तो कितने एरिया का जो है, कितने हिसाब किताब से जो है परास में जो है जो विजिबल लाइट है वो हमें दिखती है, तो वो होता है 400 से 700 नैनोमीटर की जो लाइट वेवलेंथ होती है, 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो विजिबल लाइट काउंट होती है, वो दृश्य प्रकाश में काउंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आप देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो आप देख पा रहे हैं, 400 से 700 नैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, दृश्य प्रकाश का दैर्ध्यमान प्रसार है। वही दैर्ध्यमान प्रसार पूछे, तरंग दैर्ध्य पूछे, उसका परास पूछे, तो किसी भी तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो अभी हमने देखा 400 से 700 की रेंज में था, तो हम देखेंगे 400 से 700 की रेंज में हमें कहां मिलेगा। तो ये जो आप देख पा रहे हो 390 से 780, ये सबसे ज्यादा सही होगा। 390 से 780 के बीच का क्या है, विजिबल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश होता है, दिख पाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है। अब यहां ये हमें एंगस्ट्रॉम में दी है, तब भी वही हम अपना 300 से 700, 400 से 700 लगभग याद रखेंगे। तो देखते हैं 400 से 700 वाली रेंज कहां है। तो 400 से 700 वही 390 से 760, ये एंगस्ट्रॉम में दिया है नैनोमीटर की जगह, इसलिए एक जीरो ज्यादा है। तो हमको अपनी मेन परास याद रखनी है। अब तक हमने 2 चीजें याद करने जैसी हमारे पास आई हैं कि तरंग दैर्ध्य और एनर्जी में अपोजिट रिलेशन होता है। माफ कीजिएगा, अपोजिट रिलेशन का मतलब है तरंग दैर्ध्य कम तो एनर्जी ज्यादा, तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो एनर्जी कम, ठीक है। दूसरी चीज आई कि जो विजिबल लाइट है उसका रेडियस बोल सकते हैं, रेडियस ना यहां ज्यादा सही शब्द है, उसका रेंज बोल सकते हैं। तो उसका रेंज होता है 400 से 700 नैनोमीटर के आसपास, ठीक है। तो 2 चीजें याद करने जैसी हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। 4th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, मानव आंख दृश्य प्रकाश के, देखो मतलब सवाल पूछने का तरीका सिर्फ चेंज है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप एक याद रख लेंगे। तो देखो 4था सवाल आ गया उसी कॉन्सेप्ट पे। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, सुग्राही मतलब हम आसानी से उसको ग्रहण कर सकते हो, आसानी से देख सकते हो, तो वह है। तो वह कितनी है, तो 400 से 700 हम देख पा रहे हैं। मतलब ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है।
तो इनके बीच का एवरेज जो आएगा वो 550 के आसपास आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ 5500 एंगस्ट्रॉन्ग या 550 नैनोमीटर, अगर एंगस्ट्रॉन्ग है तो 5500 एंगस्ट्रॉन्ग होगी, नैनोमीटर है, ये सब क्या है तरंग दैर्ध्य के मापने की इकाइयां हैं, एंगस्ट्रॉन्ग है तो 5500 होगी। आप कह सकते हैं सर जब आप 400 से 700 बता रहे हैं तो 4500 एंगस्ट्रॉन्ग भी तो हो सकती है, 450 नैनोमीटर भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो पूछ रहा है सर्वाधिक सुग्राही है, तो मतलब बिल्कुल मिनिमम वाला भी नहीं, बिल्कुल मैक्सिमम वाला भी नहीं, बीच वाला जो इनका एरिया होगा 400 से 700 के बीच में 5500 एंगस्ट्रॉन्ग, वो इसका सही आंसर होगा। तो 5 में का होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहता निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसके लिए है? तो जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश से जो 7 लाइट निकलती हैं, उसका क्रम आप सभी लोगों को पता है, विवग्योर उसको बोलते हैं, है ना, या हिंदी में उसका ट्रिक है बैजानी हफी पा है, सॉरी ये हफी बैजानी हफी नाला, ठीक है। तो ये कौन कौन से क्रम होते हैं? सबसे जो नीचे होगा सबसे ज्यादा विक्षेपण जिसका होता है, विक्षेपण से मतलब क्या है, जैसे देखिए अगर कोई भी लाइट इस प्रिज्म में से होके गुजर रही है तो उसका क्या होता है, उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, 7 प्रकाश के रंगों में वो टूट जाती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो 7 प्रकाश के रंगों में सबसे नीचे की तरफ जो होता है वो होता है बैगनी, है ना, वायलेट, उसके बाद होता है इंडिगो यानी जामुनी, उसके बाद होता है नीला यानी ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड, इस तरीके से कलर होते हैं। तो वो पूछ रहा है सबसे ज्यादा सुग्राही कौन से हैं, तो इसमें भी जो बीच वाले 2 कलर होंगे, जो बीच वाले 2 कलर हैं वो सबसे ज्यादा सुग्राही होते हैं। कौन कौन से? यानी ग्रीन, हरा और येलो। तो हरा और पीला, मतलब हरा और पीला हम देखते हैं किसमें है, तो हरा और पीला हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसमें से भी बीच वाले जो 2 कलर होते हैं वो हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही होते हैं। विवग्योर ये तो आपको सबको बचपन से ही पता होगा, 6th क्लास से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें से पीला और हरा जो कलर है वो हमारी आंखों के लिए क्या है, सबसे ज्यादा सुग्राही है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे ज्यादा सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही होती है, नहीं। लाल रंग के लिए कहां सबसे ज्यादा सुग्राही है? अभी हम देखते आए हैं कि बीच वाले जो पीला और हरा कलर था, ठीक है, ग्रीन और येलो कलर था, उसके लिए मनुष्य की आंख सबसे ज्यादा सुग्राही थी। तो वही पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी अभी हमें लग रहा है, बाकी और देख लेते हैं। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है, मतलब क्या है कि अगर सेकंड के 10वें भाग तक हमारे कान पर वो ध्वनि रहनी चाहिए तभी हमें वो चीज सुनाई देती है, ठीक है। जहां वरना क्या होता है, ध्वनि की ओवरलैपिंग हो जाती है। जैसे आप जो 3D टाइप वाला म्यूजिक सुनते हैं ना, उसमें यही वाला सिस्टम होता है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है, मतलब कोई चीज हम देख रहे हैं तो सेकंड के 16वें हिस्से तक वो हमारे आंख पर इमेज उसकी बनी रहे, तब वो हमें स्पष्ट तौर पर दिखती है, इसका मतलब ये है। तो ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, ये दोनों फैक्ट सही हैं और ये फैक्ट भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, कथन सही नहीं होगा। तो 7th का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। अब जो लाइट की क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, लाइट की प्रॉपर्टी है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ याद रखना है क्या, जो प्रकाश है वो तरंग और कण दोनों के समान का मतलब रिएक्ट करता है, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी उसमें है ना। साइंटिफिकली जो दोनों की प्रॉपर्टी है कि कण के जो गुण हैं वो भी प्रकाश में है और तरंग के जो गुण हैं वो भी प्रकाश में है। तो हम क्या मानते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है, प्रकाश की तरंग प्रकृति भी है और प्रकाश की कण प्रकृति भी है। कुछ नहीं, बस ऐसे समझो, जब अब जैसे मान लो प्रकाश तरंग की तरह से ट्रीट कर रहा था, फिर प्रकाश कण की तरह से भी ट्रीट करने लग गया, तो वैज्ञानिकों से कहा गया कि भाई ये क्या सिस्टम है, बोले कुछ नहीं है, दोनों है। प्रकाश क्या है, तरंग भी है, कण भी है, ठीक है। जब तक कुछ नया हम क्या कहते हैं इन्वेंट नहीं कर लेते हैं, नई तरीके से व्याख्या नहीं कर लेते हैं, तब तक हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, प्रकाश क्या है, प्रकाश वेव भी है और प्रकाश पार्टिकल भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आपको ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहा है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, अब देखो
सर जब प्रकाश तरंग है तो तरंग तो हम जानते हैं इस तरीके से चलती है, लेकिन प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ क्यों प्रतीत होता है? इसका कारण यह है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है, मतलब जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो काफी छोटी है, और हमें क्या लगता है, हमें यह लगता है कि प्रकाश जो है तरंग की तरह से न चलकर एक सीधी लाइन में चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो वही पूछ रहा है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो तरंग दैर्ध्य छोटा है तो वो हमें एज तरंग दिखती हुई, मतलब तरंग की तरह से चलती हुई नहीं दिखती है, वो हमें कैसी दिखती है, स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखते हैं, 4 कथन दिए हैं, आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो अब तक जो ज्ञात चीजें हैं, हालांकि नए नए एक्सपेरिमेंटों में नई नई चीजें भी निकल के आ रही हैं, लेकिन अब तक ज्ञात सबसे तीव्रतम चलने वाली अगर कोई चीज है तो वो है प्रकाश, जिसकी चाल होती है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो बहुत तेज प्रकाश की स्पीड होती है ना, मीटर प्रति सेकंड, सॉरी, लगभग 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में प्रकाश भग जाता है। ठीक है, मतलब आपने पलक झपकाई और प्रकाश कहां पहुंच गया, 3 लाख किलोमीटर दूर पहुंच गया, पकड़ लो उसको। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कौन सा सत्य है? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, यह कथन सत्य है। ध्वनि का सबसे, जब प्रकाश का ज्यादा हो गया तो ध्वनि का कहां से हो जाएगा, किसी का ज्यादा नहीं होगा। तो 10th का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग है। शून्यावकाश का क्या मतलब हो गया? निर्वात, मतलब जहां कुछ भी नहीं है। तो माना जाता है कि प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल है, जो प्रकाश सबसे ज्यादा स्पीड में भगता है, वो कहां भगता है? वो निर्वात में, या शून्यावकाश उसको बोल सकते हैं, निर्वात बोल सकते हैं, निर्वात में सबसे ज्यादा चलता है। तो कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में चल लेता है। तो 3 लाख किलोमीटर कह लें या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कह लें। तो 11वें का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, 12वां प्रकाश की गति है। तो प्रकाश की गति कितनी है? 9 × 10⁻10। ये कुछ इसमें मिसप्रिंटिंग है, 3 × 10⁸ नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। इसको सुधार लीजिएगा, ये कुछ मिस टाइप है ना। तो प्रकाश की गति, चाहे ऑप्शन बी में कर लीजिए चाहे सी में कर लीजिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो 12वें का क्या सही? इसको याद रखोगे, यहां किलोमीटर लिख के कंफ्यूज कर देता है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसको आप याद रखोगे तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? अगर यहां 8 है या यहां 8 है, आप देख लीजिएगा, ये मिस टाइप हो गया है। तो उसका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल देखते हैं, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। अब हवा में कितना प्रेशर है, हवा का टेम्परेचर क्या है, इन सब चीजों पर क्या है, प्रकाश की जो स्पीड है हवा में वो निर्भर करती है। तो दाब पर, घनत्व पर, ताप पर, यह इन सबसे स्वतंत्र है ना। ये ऑप्शन, ये प्रश्न उसमें भी था, स्टार मार्क था इसका सही से आंसर, मतलब कि भाई इसका सही उत्तर नहीं है ऑप्शन के हिसाब से। तो वो दाब पे भी निर्भर करती है, ताप पे भी निर्भर करती है, घनत्व पे भी निर्भर करती है, मतलब एयर की डेंसिटी। अब जैसे आप जानते हैं कि सरल से, अभी मैं आगे प्रश्न आएंगे तो बताऊंगा कि प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, मतलब कम डेंस से ज्यादा डेंस माध्यम में जाता है तो क्या होता है। तो इसलिए ये सब चीजों पर निर्भर करती है, दाब पे, घनत्व पे, ताप पर। ठीक है, तो अगर इसका आंसर ये होना चाहिए कि दाब, ताप और घनत्व तीनों पर। ठीक है, यहां होना चाहिए तीनों पर। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा उस हिसाब से, है ना। लेकिन ये स्टार मार्क वाला सवाल है, इसका सही उत्तर नहीं था। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आ जाते हैं तो आप कोई भी आंसर लगाया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वो डिलीट होना है वो सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो मैंने आपको बताया प्रकाश को शांति पसंद है। एक लाइन मेरी याद रखना कि प्रकाश को कौन पसंद है? शांति पसंद है। ठीक है, मतलब वो प्रकाश आप जो इमेजिन कर रहे हैं वो नहीं है। प्रकाश नाम का ना बच्चा है, ना शांति नाम की कन्या है। ये प्रकाश लाइट है ना, और शांति क्या है? निर्वात है। तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होगा? शांति मतलब निर्वात, वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो निर्वात में क्या होगा? प्रकाश सबसे तेज भागेगा। ठीक है, तो प्रकाश का वेग जो सबसे अधिकतम है, जो हम मानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, वो कहां है? वो निर्वात में है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल देखते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम होती है माफ कीजिए, खांसी मुझे उठ रही है। तो प्रकाश की गति अधिकतम होती है, सेम रिपीटेड सवाल है, और सेम रिपीटेड सवाल है तो सेम रिपीटेड आंसर होगा। किसमें? प्रकाश को शांति पसंद है, प्रकाश को निर्वात पसंद है। निर्वात करें तो अच्छा नहीं लग रहा ना, ऐसा लग रहा है कि लड़के को लड़का पसंद है। ठीक है, हम लोग प्राकृतिक रूप से जो संबंध हैं उनके साथ हैं। ठीक है, खैर चलो, प्रकाश को क्या पसंद है? शांति पसंद है या निर्वात पसंद है? 15 का भी सी आंसर होगा, मतलब उसमें सबसे तेज स्पीड उसकी होती है। अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? अब देखो भाई साहब, शांति में जब सबसे तेज चल रहे हैं तो जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक होगा, मतलब जो सबसे ज्यादा घना होगा, वहां क्या होगी? स्पीड स्लो हो जाएगी। देखो इनमें सबसे ज्यादा घना क्या है? कांच है, निर्वात है, जल है, वायु है। तो सबसे ज्यादा डेंस जो है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका ज्यादा है? वो कांच का होगा। तो सबसे स्लो जो भाई साहब चलेंगे प्रकाश बाबू, वो कहां चलेंगे? वो कांच में चलेंगे। मतलब इससे भी और कोई कठोर चीज ले आते, हीरा ले आते, तो हाँ और स्लो चलेंगे। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं। ऐसा लग रहा है खांसी ने भी सोच ली है कि सर जी आप 2 सवाल कराओ, उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग सहते रहिए, क्या करें, अब मजबूरी है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। भाई साहब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये सवाल, अगर आपको नहीं पता ना तो चाय बनाओ, उसको उबालो और उसमें खुद भी उबल जाओ। ठीक है, तो क्या है कि सबसे कितना समय है? तो लगभग 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट के आसपास यहाँ क्या दे रखा है? 8.5 मिनट, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो इसका 17वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? वही 2 रुपए किलो वाला रिपीटेड सवाल, 8 मिनट। ठीक है, इसमें क्या समझाने जैसा है? इसमें क्यों दिमाग मारे हम? अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो हम जानते हैं कि दुनिया में अब तक ज्ञात सबसे तेज स्पीड किसकी है? सबसे तेज स्पीड लाइट की है जी, प्रकाश की है। तो इनमें से किसका वेग सबसे अधिकतम है? प्रकाश का, सोचना ही नहीं है ज्यादा। अगला सवाल देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा सार नहीं बदलती है ना? देखो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, उसका स्पीड बदल जाएगी। मान लो अगर विरल माध्यम है तो विरल माध्यम में स्पीड से चल रहा, सघन में गया, भाई से स्पीड स्लो हो गई। ठीक है, तरंग दैर्ध्य भी चेंज हो जाती है, जब विक्षेपित हो जाएगा वो तरंग दैर्ध्य भी चेंज हो जाती है। लेकिन आवृत्ति जो होती है ना, उसकी आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो प्रकाश की क्या रहती है? नियत रहती है। कहीं टहलें, निर्वात में टहलें, कांच में टहलें, जल में टहलें, वायु में टहलें, कहीं टहलें, लेकिन आवृत्ति क्या है? ऐसी की ऐसी ही रहेगी। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज रहती है। तो 20वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी ही था, फिर आप लोग कहते हो सर आपने गलत बता दिया। 21वां, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वह कौन से हैं? तो भाई साहब आवृत्ति नहीं प्रभावित होगी, चाहे कहीं से कहीं चला जाए, चाहे हिंदुस्तान से पाकिस्तान प्रकाश चला जाए, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होनी है। ठीक है, तो देखो जिसमें आवृत्ति हो उसको हटा दो। कौन से प्रभावित होते हैं? तो आवृत्ति तो जी होती ना है, आवृत्ति तो सर आपने बता दी होती ना है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बचा डी। कौन कौन सी चीज प्रभावित होगी? तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होगा, आवृत्ति तो प्रभावित ही ना होगी। तो बाकी हम देख ही ना रहे। अगला सवाल देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? सेम रिपीटेड सवाल। फिजिक्स में ना सवाल रिपीट बहुत आते हैं, वही घिसे पिटे से थोड़े बहुत सवाल हैं। अब इसमें से 150 सवालों में अगर रिपीटेड वाले निकाल दो तो 70-80 सवाल रह जाएंगे, इतने सवाल रिपीट हैं। ठीक है, मतलब लाइट चैप्टर में। तो हमको याद रखना है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर डी 22 का आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है? भाई साहब एक चीज ध्यान रखो, देखो ये माध्यम है ऊपर वाला सघन, ये माध्यम है नीचे वाला विरल। ठीक है, विरल। अब लाइट की किरण आई, मान लो, सॉरी ऐसे नहीं आएगी, लाइट की किरण थोड़ी टेढ़ी लगाते हैं तभी आपको बढ़िया समझ में आएगा। लाइट की किरण आई, अब विरल माध्यम में क्या है? एक चीज समझो, कोई माध्यम सघन है मतलब ज्यादा घना है, मतलब क्या? उसके कण ठुस ठुस के भरे हुए हैं, आप ऐसे समझो। ठीक है, सघन है मतलब एकदम घना है, उसके कण क्या है? ठुस ठुस के भरे हुए हैं। विरल है, सुकून से है, उसके कण आराम से हैं। भाई साहब हमारे पास बहुत स्पेस है, हम तो आराम से रहेंगे, तुम्हारी तरह नहीं। तो प्रकाश क्या कहेगा? प्रकाश भी यही कहेगा। प्रकाश क्या कहेगा कि बोले सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आया तो क्या होगा? देखो जब ये प्रकाश की किरण आ रही है, कायदे से ये प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है तो ये किरण इस तरीके से सीधी रेखा में चली जानी चाहिए, लेकिन ए के बीच में होता है, इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। अब जब प्रकाश की किरण
क्या हो रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो विरल के अणु दूर दूर हैं, तो प्रकाश की किरण भी क्या कहेगी, मैं भी थोड़ा दूर हट जाती हूं, मैं जहां से जा रही थी वहां से नहीं जाऊंगी, थोड़ा दूर हट के जाऊंगी। मतलब सघन से विरल में आएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। बात समझ में आ रही है, सघन से विरल में आएगी तो अविलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। और यही चीज उल्टा हो, मान लो विरल से सघन में जा रही हो, तो विरल से जो आ रही थी और सघन में क्या थे, सब चिपटे चिपटे थे, पास पास थे। तो यही अगर मैं क्या करूं, यही माध्यम में अगर चेंज कर दूं, समझ लेना, समझा रहा हूं, बाकी रटने तो आप रट ही लोगे, है ना। विरल हो ऊपर और सघन हो नीचे, तो विरल से अगर सघन में आ रही होगी तो क्या होगा, विरल में फैली हुई आ रही थी, सघन में सब चिपटे हुए थे, तो किरण भी चिपट जाएगी। किससे चिपट जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी, मेन रास्ते से न जाके अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो वही सवाल पूछा गया है। अब एक चीज और बताओ, सघन में आ रही थी, मतलब घना हुआ ट्रैफिक वाला रास्ता था, वहां तमाम कण बैठे हैं, और सघन से विरल में आई, मतलब वहां सब दूर दूर बैठे हैं, तो स्पीड क्या होगी उसकी, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, है ना। एक रोड ट्रैफिक है, घना है, ज्यादा ट्रैफिक है वहां, एक है बिल्कुल साफ है, कम दूर दूर सब गाड़ियां चल रही, तो कहां गाड़ी बढ़िया चलेगी, मतलब तेज कहां चलेगी, तो स्पीड बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी लाइट की, तो वही बात है। तो इसकी चाल क्या होगा, चाल तो बढ़ जाएगी। कहां से आ रही, सघन से विरल में जा रही है, चाल तो बढ़ जाएगी, लेकिन यह है अविलंब से दूर हट जाएगी। जब सब दूर दूर हैं तो वो भी दूर हट जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा, बाकी हम नहीं देखते हैं, बाकी देख लीजिए आप, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। साबुन का बुलबुला अगर आपने फुलाया हो, कपड़े धोते पे जो फर्श पे बुलबुले हो जाते हैं, उनमें अगर आपने देखा हो तो उसमें सतरंगी रंग दिखते हैं, ओ हो। ठीक है, तो वो किसका परिणाम है, वो परिणाम है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, विवर्तन। और तो व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण क्या होता है, मेनली उसमें व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण क्या होता है, जब कई सारी प्रकाश की किरणें एक दूसरे से टकराने लगती हैं, ठीक है, तो वो उस घटना को आसान शब्दों में समझ लो, ये सब कहानी बड़ा टेढ़ी चीज है। व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन परेशान करते हैं। मैं आपको जो जो आता जाएगा सरल तरीके से बताता जाऊंगा। ठीक है, जैसे परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन होता है किरण आई, परावर्तित हो गई, अपवर्तन होता है दूसरे माध्यम में घुस गई। ठीक है, ये परावर्तन और अपवर्तन होता है। व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस, मतलब हस्तक्षेप करना, एक किरण चल रही है, दूसरी किरण उसी में आगे घुस गई, तो उस घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। उससे क्या होता है, उससे ज्यादा चमकदार लाइट लगती है। तो होता क्या है कि साबुन का जो बुलबुला है, उसके ऊपर वाला सरफेस और अंदर वाला सरफेस, दोनों किरणों को क्या करते हैं, दोनों किरणों को परावर्तित करते हैं, दोनों किरणों को परावर्तित कर देते हैं। तो क्या होता है, वो और व्यतिकरण हो जाता है, उन दोनों परावर्तित किरणें आपस में क्या होती है, भिड़ जाती हैं, व्यतिकरण हो जाता है, बुलबुला चमक जाता है। तो इसका क्या कारण होगा, चमकदार रंगों का बनना क्या होगा, बहुलित परावर्तन, बहुलित मतलब 2-3 बार, और उसका व्यतिकरण। ठीक है, किरणों का आपस में इंटरफेरेंस। ठीक है, तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या चीज है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है जब कोई किरण क्या हुई, ये माध्यम है जी सघन, और ये माध्यम है विरल, ये हो गया मेरा अभिलंब। अब कोई किरण मेरी गई, यहां से गई, तो वो क्या होती है, विरल माध्यम में ऐसे जानी चाहिए थी इस सीध में, लेकिन ऐसे हट जाती है। अब ऐसे हट जाती है, लेकिन क्या हो, मान लो ये किरण ऐसे हो तो और ज्यादा हटेगी, ऐसे जानी चाहिए लेकिन और ज्यादा हटेगी। तो जब यहां आ जाती है हटके, जिस जो तल है उसी तल में चली जाती है, तो इस कोण को, ये जो आपतन कोण है, इस कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। और अगर मैं इससे बढ़ा दूं, किरण को मैं क्या करूं, किरण से कहूं कि बेटा और टेढ़ी जा, तो टेढ़ी जाने के बाद वो क्या होगा, दूसरे माध्यम में न जाकर इसी माध्यम में अपोजिट हो जाएगी, इसी माध्यम में वापस हो जाएगी। इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूरी तरह से परावर्तन हो गया, पूरी तरह से वापस हो गई। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो प्रकाश किससे जाएगा, सघन से विरल में जब जा रहा होगा तब होगा।
तो देखो सघन से विरल कौन सा है, सघन से विरल हीरे से कहां होगा, कांच में जाएगा, यही सघन से विरल है, क्योंकि हीरा क्या है, सबसे ज्यादा सघन है, इस बात को आप याद रखेंगे। जल से कांच में जाएगा तो कांच तो और सघन है, मतलब ये तो विरल से सघन हो गया है ना, हमें सघन से विरल में ले जाना है, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ना समझ में आया हो एक बार बैक करके दोबारा देख लो, बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये सारे, ये देखो ये माध्यम कैसा है, ये सघन है, ये विरल है, ये क्या है, ये विरल है, ये सघन है, ये विरल है, फिर ये सघन है, ये विरल है, ये सघन है, यहाँ उल्टे माध्यम है, उल्टे माध्यम में तो मामला उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 25वें का। अगला सवाल देखते हैं, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। कभी आपने हीरा देखा हो, हमारे तो सौभाग्य नहीं है हीरा देखने के, गरीब मास्टर है, ठीक है, गरीब मास्टर है। आप लोग हो सकता है हीरा की रिंग पहनते हो, डायमंड रिंग पहनते हो, या किसी ने डिमांड की हो तो उनको गिफ्ट किए हुए हो, ठीक है। तो एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका कारण क्या है, प्रकाश के अवशोषण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण, तो सब इसका क्या मतलब है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, जगमगाहट बेहतरीन वाली होगी, तो इसको आप याद रखेंगे। जिसको समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया, इसको नहीं समझ में आ रहा रट लो कि हीरा काय वजह से चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जितना प्रकाश गया उसके पास सारा वापस भेज दिया उसने, तो चमक तो अपने आप हो जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज हमें दिखती है ना, तो किस वजह से दिखती है, जैसे उससे जो लाइट हमारे पास वापस आती है ना, जिस कलर की रेजेस, बाकी जैसे मान लो कोई चीज आपको, जैसे मेरी टी शर्ट आपको ब्लैक दिख रही है, या मान लो मेरी टी शर्ट हरी दिख रही होती है, आपको आसानी समझ में आएगा। तो विबग्योर वाले जितने रंग आए ना, वो इसने सारे अवशोषित कर लिए, खाली हरा रंग अवशोषित नहीं करा, वो वापस किस पे पड़ गया, मेरी आंखों पे पड़ गया, तो मेरी टी शर्ट आपको हरी दिखेगी। ये दिखने वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या है, जितना प्रकाश उसके पास गया सारा भाई साहब ने वापस भेज दिया, तो वो चीज ज्यादा चमकदार दिखेगी हमें। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 26 का। अगला सवाल देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं अब सवाल, क्योंकि हमें 70 सवाल 71 सवाल करने हैं आज, ठीक है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, फिर वही बात, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सवाल रिपीट है जी, ठीक है। चलो, उचित रीति से कटे हुए हीरा की असाधारण चमक का आधारभूत कारण, देख रहा मतलब भाषा देखो, ये यूपीएससी वालों की अजब ही बढ़िया सी लैंग्वेज होती है। उचित रीति से कटे हुए हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, तो क्या आधारभूत कारण है, आपका सवाल कुछ भी सही, हमारा आंसर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या उच्च माफ कीजिए, उच्च अपवर्तन सूचकांक, मतलब अपवर्तन उसका ज्यादा होगा, तो उच्च अपवर्तन सूचकांक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, उच्च अपवर्तन सूचकांक उसका सही आंसर होगा। 28 में का होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं जी वाक्यांश। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है ना, हीरे का अपवर्तनांक तो ज्यादा है, सबसे मतलब कठोरतम चीज है, लगभग सबसे ज्यादा ही है, और हो सकता है कोई हो, अगर मुझे ध्यान ना हो, जहां तक मुझे पता है हीरे का अपवर्तनांक मैक्सिमम होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक तो ज्यादा है, कम थोड़ी ना है। तो कारण गलत हो गया, तो कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा 29वें का। अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर, आप शायद जानते हो ना, ऑप्टिकल फाइबर से क्या है, सारी जो सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति चल रही है ना, वो सब किससे चल रही है, वो सब ऑप्टिकल फाइबर से चल रही है। ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, जैसे वैसे हम किसी भी चीज से भेजते हैं ना, तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती रहती है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फाइबर की आप लोग यूट्यूब या किसी पे देख लेना एक बार, ऑप्टिकल फाइबर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या होता है, कांच की पतली पतली नलियां होती हैं कई, तो उस पर प्रकाश की किरण पड़ी, मतलब हमें कोई भी सूचना भेजनी होती है ना, उसको लाइट फॉर्म में भेज देते हैं, किरण पड़ी फिर पूरी तरह से वापस, फिर पड़ी फिर पूरी तरह से वापस, और प्रकाश की स्पीड आप जान ही रहे हो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो सूचना फट से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है लाइट वेव की फॉर्म में। तो उसमें भी क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु, उसको हिंदी में कहीं प्रकाश तंतु कहीं प्रकाशिक तंतु ऐसे लिखा मिलेगा। इसको ये सिद्धांत किस पे काम करता है, तो ये भी पूर्ण आभ्यंतर, देख रहे हो आभ्यंतर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही ये काम करता है, फुल मतलब टोटल क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 30 में का क्या आंसर हो जाएगा, ए। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण की घटना का अनुप्रयोग, फिर वही लोग घिसा पिटा सवाल, 3-4 बार आएगा ये सवाल, बहुत बार पूछा गया। अब देखो यूपीपीसीएस 2019 में, और पीछे देखो पीछे किस किस में था, 4-5 ये थे, तो वही घूम फिर के वही सवाल आएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब इसमें ज्यादा मैं आपको कहानी बताऊं तो कोई मतलब तो है नहीं, मतलब रिपीटेड सवाल है तो इसको करके निकलते हैं। आपकी समझ में आएगा कि कितनी बार ये सवाल पूछा गया है, और जिसको समझ में ना भी आए ना चुपचाप उठा कर रट लेना। तंतु प्रकाशिक संचार, तो वही प्रकाश की संचार वही हो गया। ऑप्टिकल फाइबर में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं, तो किस रूप में प्रवाहित होते हैं, प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है। मतलब कोई भी सूचना में भेजनी है तो उसको एज ए लाइट फॉर्म में हम भेजते हैं। कैसे भेजते हैं, क्या भेजते हैं, बहुत टेक्निकल चीज है, उसमें हम अपन लोगों को नहीं जाना है, ठीक है। मतलब इस कक्षा में नहीं जाना है, डिटेल में साइंस टेक कभी पढ़ाने का मौका मुझे मिलेगा तो आपको समझाऊंगा सारी चीजें। तो 33वें का ये हो जाएगा 34 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, हाँ एनर्जी बहुत कम कंजम्पशन होती है। क्यों, क्योंकि जितना वो हम भेज रहे हैं, जो भी हम रेज भेज रहे हैं वो एज अ फॉर्म ऑफ लाइट भेज रहे हैं, सारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर जहां पहुंचनी है वहां पहुंच रही है, ये भी बात सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, रेडियो आवृत्ति का उसमें कोई मतलब ही ना है, लाइट से चल रहा है, तो ये भी सही है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। जबका ये सवाल है 2000, 2001 और 3 का, उस समय स्टारलाइट एक कंपनी थी जो प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर बनाती थी, स्टारलाइट, ठीक है। तो उस समय रिलायंस नहीं था, आजकल तो सब आ गए हैं। तो उस समय के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 गलत था, तो इसमें 1, 2, 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो जब आया हुआ है उस समय के हिसाब से देख रहे हो, लगातार 2001 में, 2003 में, 2 में लगातार सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप तकनीक जो होती है ना, एंडोस्कोप तकनीक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वो भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक या सकल आंतरिक परावर्तन पे ही काम करती है, ठीक है। लाइट जाती है, सारी लाइट वापस आती है, अंदर का इमेज हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही काम करती है। देख लो लगातार कितनी बार सवाल पूछा गया है एंडोस्कोप वाला, ये भी यही होगा। मृग मरीचिका का क्या कारण है, देखो मृग मरीचिका क्या होती है, ये भी यही होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हाँ इसमें भी वही है। होता क्या है देखो, आप लोग एक काम करना, एक GIF इसका सर्च करना, मृग मरीचिका GIF, गूगल पे या किसी पे भी सर्च करोगे या यूट्यूब पे देख लेना। क्योंकि होता क्या है, रेगिस्तान में ये घटना होती है, और रेगिस्तान में क्या होता है, क्योंकि ज्यादा गर्म, मतलब रेता क्या होता है, सनलाइट पड़ने के बाद ज्यादा गर्म हो जाता है, तो यहाँ कई लेयर बन जाती हैं, गर्म, उससे ठंडी, फिर ऊपर ठंडी, फिर ऊपर ठंडी, मतलब ये नीचे वाली माफ कीजिए यार, बहुत खांसी हो रही है, ज्यादा गर्म होती है। आप लोग सजेशन दे रहे हो, मैं लेता भी हूँ। कोई कन्या ने लिखा था सर शहद और फलाना ढिमाका, वो क्या क्या 3-4 चीजें मिला लो, वो मैंने खाया, लेकिन वो बोलते टाइम खांसी उठती है। सही हो जाएगी यार 4-6 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो सहन कर सकते हो। इतना बढ़िया बढ़िया चीज मैं बताता हूँ आपको, इतना तो सहन कर सकते हो बीच बीच में। दूसरी चीज क्या है, इतने सारे लोग देखते हो यार, लाइक तुम लोग बहुत कम करते हो। मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, मजा नहीं आता है ना, तो आप लोग लाइक कर दिया करो और दोस्तों के साथ साझा भी किया करो। देखो सारा खेल आपको पता है रियलिटी व्यूज और उन्हीं सब चीज़ों की है, तो उनमें फिर अगर आपको पसंद आ रही चीज़ें तो वहाँ पे भी आगे बढ़वाओ ना चीज़ें। चलो, तो मृग मरीचिका क्या है, मृग मरीचिका ये है, जैसे मान लो यहाँ एक पेड़ है और यहाँ से कोई ऊंट या कोई आदमी आता हुआ दिख रहा है, तो उसके लिए जब यहाँ पे लाइट, मतलब यहाँ वो देखेगा ना, तो जो रेज आई वो इधर आई, फिर दूसरे माध्यम में घुसी तो उसका वो चेंज हो गया, मतलब क्या कहते हैं, सघन बिरल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, फिर ऐसा ही हुआ, फिर ऐसा ही हुआ, और फिर वो उल्ट क्या होती है, मतलब पूर्ण आंतरिक उसका परावर्तन हो जाता है। तो जब उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है ना, तो आदमी को ऐसा लगता है कि वो रेज यहाँ से आ रही है, और इस चीज का उल्टा इमेज उसको यहाँ पर बना हुआ दिखाई देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मृग मरीचिका बोलते हैं। अगर आपको और बेहतर समझना है तो 3-4 मिनट की यूट्यूब पे या कहीं भी एक वीडियो इस टाइप की काफी मिल जाती है इन कॉन्सेप्ट की, उनको देख सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो 36वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला सवाल देखते हैं, मरीचिका बनना उदाहरण है, फिर वही ऑप्शन, सेम सवाल सेम आंसर, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। कुल आंतरिक परावर्तन का मरीचिका बनना, ठीक है। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। तो स्थलीय तापन, हाँ, क्योंकि टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाता है तभी क्या होती है, उसकी अलग अलग परतें बन जाती हैं, अलग अलग माध्यम से बन जाते हैं। और क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन, विवर्तन तो नहीं हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन होगा यहाँ, ठीक है।
प्रकाश का अपवर्तन होगा, क्योंकि अपवर्तन होकर ही हो रही है, तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से 1 और 3 सही आंसर होना चाहिए 38वें का, ठीक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल सी आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में सूर्य से ज्यादा रोशनी परावर्तित करता है? तो ये रोशनी जैसे सनलाइट जो आ रही ना सूर्य तक, तो ऐसा थोड़ी है जितना आया सब हमने रख लिया अपने पास, सारा वापस हो जाता है धीरे धीरे करके, कुछ तुरंत, कुछ वायुमंडल द्वारा, कुछ रात के समय पार्थिव विकिरण के रूप में। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? सौर बजट कहते हैं, सौरिक बजट कहते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम लोग। तो जो वापस करने की शक्ति होती है ना उसको बोलते हैं एल्बिडो, ठीक है, मतलब सूर्य तब आया और उसको झट से तुरंत वापस कर दिया या उसका मैक्सिमम हिस्सा वापस कर दिया, इसको बोलते हैं एल्बिडो। सबसे ज्यादा एल्बिडो जो होता है वो होता है हिमनदों का, या बर्फ की टोपियों बोल देते हैं और ज्यादा शुद्ध भाषा में, बर्फ की टोपियों का या बर्फ से ढके हुए चीजों का, उसका सबसे ज्यादा, ताजे बर्फ का सबसे ज्यादा हिमनद होता है। तो सबसे ज्यादा रोशनी कौन परावर्तित कर देता है? तो ताजे बर्फ से ढकी हुई भूमि, ताजे बर्फ से ढकी हुई भूमि क्या है? सबसे ज्यादा उसको परावर्तित कर दे रही है। 39 का हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम कहलाता है? अरे पहले नहीं किताबों पे देखते थे, कहीं लिखा हुआ देखते थे, मतलब 3 डायमेंशनल, वो जो जैसे कोई नई किताब लाओ आप, उस पर वो जो एक चिट सी चिपकी हुई होती है, उसको ऐसे हिला हिला के देखो, अलग अलग दिखता है ना, उसको 3D बोलते हैं। तो लिखा होता था ना, कृपया होलोग्राम देख कर ही खरीदें। ऐसा आप पता नहीं आप लोग आज के ज़माने के हो, मैं शायद थोड़े ज़्यादा पुराने ज़माने का हूँ, मेरी गलती है, मैंने गलत बता दिया, ठीक है। तो क्या है, उसमें होलोग्राम लिखा हुआ होता है, बुक पे या किसी चीज़ पे ऐसे लिखा हुआ होता था ओरिजिनलिटी के लिए, कृपया होलोग्राम देख के खरीदें। तो वो एक चिट सी होती थी जो ऐसे करके आप हिलाते थे तो 3 डायमेंशनल दिखती थी, उसको क्या बोलते हैं? होलोग्राम। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? होलोग्राफी बोलते हैं। डी आंसर हो जाएगा। देखो तभी का सवाल है, पुराना 1999-96 का सवाल है, ठीक है। चलो, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो वही बात, कौन सा? होलोग्राफी या होलोग्राम उसको बोलते हैं, ठीक है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को जनित करना कहलाता है। अरे यार ये वो है, क्या कहते हैं, वो होता था जो हम सीडी और टीवी में, जो पुराने वाले कैथोड रेज वाले टीवी चलते थे ना, उनमें होता था पूरी एक वो फास्फोरस का एक पर्दा होता था। आजकल ये सवाल नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। पुराने समय का ही सवाल भी पुराना है। जब टीवी नए नए आए थे तो उसमें फास्फोरस का कोटेड पर्दा होता था और उस पर पूरा एक इलेक्ट्रॉन की पुंज डालते थे तो वो परावर्तित होकर पूरा इमेज दिखाती थी, ठीक है। तो रोस्टर स्कैन इसका आंसर होना चाहिए, 42 का सी होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती हैं। तो रमन इफेक्ट होता है ना, लाइट का रमन इफेक्ट, की लाइट पड़ने के बाद क्या होती है, थोड़ी सी विक्षेपित होती है किसी भी माध्यम में, तो उसी का इफेक्ट जो कहलाता है उसी को रमन इफेक्ट बोल देते हैं, है ना। तो रमन इफेक्ट का किस प्रकार की प्रकाश की किरणों से संबंध है? जो आर पार जाती हैं, किसी भी पारदर्शी माध्यम में जो आर पार जाती हैं, सबका रमन इफेक्ट से कॉन्सेप्ट है। ज्यादा नहीं हमें अंदर घुसना है, मैं फिर कह रहा हूं 150 में से 2 या 3 सवाल फिजिक्स के आएंगे। जो मेन चैप्टर है, जैसे जो मापनी वाला चैप्टर था वो इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके के सवाल नहीं आते। लाइट से भी इजी वाले सवाल आएंगे, ये बहुत टफ सवाल है, 1992 का सवाल है, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं पूरा रमन प्रभाव हो, आज मैं पूरा रमन प्रभाव पढ़ लूंगा, शाम को क्या पढ़ा बेटा? रमन प्रभाव, तेरा रमन खत्म हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो आप भाषा? तो भाषा से मतलब है कि मेरी भाषा में थोड़ा सा क्या कहते हैं, इधर वाला टच है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला, तो कभी कभी कुछ ऐसा आपको ना लगे कि अजीब है, हमारे यहाँ नॉर्मल है ये सब, ठीक है। तू तेरा ऐसे करके बोलना, तो इसको गलत मत लेना, ठीक है। तो पारदर्शी, सभी पारदर्शी माध्यम में से जो रेज निकलती है उसको क्या बोलते हैं? रमन प्रभाव बोलते हैं। अगला देखते हैं, ध्वनि के पुनरुत्पाद रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होती है। आपने तो पता नहीं सीडी देखी हो ना देखी हो, वैसे देखी होगी यार, इतनी नई जनरेशन के भी ना हो, मेरे जैसे ही हो, है ना। सीडी आती थी, फिर सीडी के बाद डीवीडी आने लग गई। तो सीडी की फिल्म होती थी, ऊपर क्या होता था, उसमें चमकदार सी लगती थी, तो उस पर लेजर बीम जो क्या कहते हैं, जब सीडी प्लेयर में लगाते थे ना, तो उसमें वो उस पर परावैंगनी लाइट पड़ती थी, लेजर बीम पड़ती थी, जिससे पढ़ के क्या होता था, वो म्यूजिक प्रोड्यूस करती थी। आजकल ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि उस समय की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए पूछे गए। सन 2000 में सवाल पूछा गया है, लेकिन आप फिर भी कोई सिरफिरा आ जाए, कोई सिरफिरा मास्टर हो, पुराने सवाल उठा के कॉपी पेस्ट कर दे, तो एक बार हम पढ़े हुए होंगे ना, तो हमें हल्का सा आइडिया होगा कि हाँ यार ये पढ़ा था, इसका आंसर तो सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, लेजर बीम होता है। क्या प्रयुक्त होता है ऑडियो प्लेयर में? लेजर बीम प्रयुक्त होती है, जिससे लेजर बीम पढ़ के क्या करती है, वो साउंड प्रोड्यूस करती है। अगला सवाल देखते हैं,
जब एक सीडी ऑडियो या वीडियो प्रणालियों में प्रयोक्षण होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, रंग बिरंगी दिखती है। इसका आधार इस पे क्या है? तो क्या होता है उसमें विवर्तन की घटना होती है। विवर्तन की घटना क्या होती है? जब लाइट के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो वो फैल सी जाती है, उस घटनाओं का कहते हैं विवर्तन कहते हैं, आसान भाषा में समझ लो, ठीक है। तो इसमें परावर्तन और विवर्तन की घटना होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ये भी देखो उसी समय के सवाल है, 2000 के आसपास। उस समय सीडी वीडी बहुत चलती नहीं, ठीक है, नया नया चीज आई थी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। भाई साहब कतई गलत कह रहा है। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी ना, उसका प्रकीर्णन तो कम होगा। प्रकीर्णन का मतलब सिंपल भाषा में समझो फैलाव, प्रकीर्णन हो गया, फैलाव हो गया। तो जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होती है ना, उसका प्रकीर्णन कम होता है। जैसे लाल कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो इसीलिए सिग्नल क्या करते हैं हम, सिग्नल रेड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि दूर से ही दिख जाता है, उसका प्रकीर्णन ही नहीं होता, फैलाव ही नहीं होता। एक तरीके से फैलाव होना, आम भाषा में समझो, टेक्निकली परिभाषा मत समझो, ठीक है। तो ये तो गलत है, पहली बात गलत है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात की गति की 0.95 गुना होती है। यूपीएससी वाले फैक्टर तो बिल्कुल गलत देते हैं। तो जल में जो प्रकाश की गति होती है ना, निर्वात की गति की 0.75 होती है, 95 नहीं होती, ठीक है। फैक्चुअल है, आपको याद ना भी हो सकती है, तो ये दूसरा भी गलत है। तो मतलब ध्यान कर लेना कि जल में जो प्रकाश की गति है वो निर्वात की कितनी होती है, 0.75 गुना होती है। इसका अपवर्तनांक निकाल के फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके डेटा आता है, ठीक है। रेडियो तरंगें द्रुतगामी मतलब तेज तरीके से दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। हाँ, तो रेडियो वेव्स जो होती हैं वो किससे होती हैं? द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं, मतलब तेज जो वैद्युत धाराएं चल रही होंगी वहां होंगी। तीसरा सही है। अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डापलर के परिवर्तित लघु रेडियो वेव्स के, हाँ, तो जो मतलब क्या कहते हैं वो है डापलर इफेक्ट होता है। कोई भी रेस जाती है, पढ़ के वापस आती है, हमें पता चल जाता है कितनी डिस्टेंस पे कोई चीज है। तो चौथा भी सही है। बहुत ज्यादा फिजिक्स है, उतनी फिजिक्स में नहीं घुसना है। मैं फिर कह रहा हूं, जहां ज्यादा कॉन्सेप्ट, जैसे कुछ चीजों में से पॉलिटी है, उसके कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं क्योंकि वहां से सवाल ज्यादा आते हैं। अब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ के क्या करोगे? 2-3 सवाल आएंगे 140 150 सवालों में से। आरओ का दे रहे हो तो 140, पीसीएस दे रहे हो तो 150, मतलब 2-3 सवालों के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं घुसना है। आपके पास टाइम है भाई, सब घुस सकते हो, मैं यहां आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं घुसाऊंगा, ठीक है। तो इसका 3 और 4 आंसर होगा। मतलब इस टाइप के सवाल 2-3 बार करे रहोगे ना, कोई सटका हुआ मास्टर आ जाएगा, मान लो रिपीटेड सवाल उसने रख दिया, एज इट इज सवाल रख दिया, तो आपको क्या होगा, आपका वो सवाल सही होने की संभावना ज्यादा रहेगी क्योंकि आपने 2-3 बार उसको देख रखा है कि हाँ इसके जैसा देखा था, ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? 3 और 4 सही होगा। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 46 का। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए 2 वाक्यांश दिए हैं। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं, ठीक है ना। इसका सिस्टम होता है कि 24 जो वो हैं फ्रेम जो है पर सेकंड के हिसाब से भेजे जाते हैं, तो उस हिसाब से फिर पिक्चर चलती है आगे। तो फैक्ट की तरह से आप याद रख लो इस बात को कि 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। आंख का रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है, नहीं 1/16वें सेकंड तक बना रहता है। इसका मान 0.1 नहीं होगा, इसका मान और कम आएगा, ठीक है। तो 1/16वें सेकंड तक प्रतिबिंब बना रहता है, मतलब कोई चीज हमने देखी तो सेकंड के 16वें हिस्से तक वो हमारे दिमाग में फिक्स रहती है। आप मुझे देख रहे हो तो सेकंड के 16वें हिस्से तक मैं आपके दिमाग पे एज इट इज हूं, ठीक है। तो ये गलत हो गया, मतलब कथन सही है, कारण गलत है। तो देखो ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि, देखो दूरदर्शन के संकेत क्या है, जो वो वेव्स चल रही है ना वो भी सीधी चलती हैं, वो वेव सीधी चलती है। अब बहुत दूर से आ रही है और पृथ्वी हमारी कैसी है, पृथ्वी की सतह वक्राकार है, मतलब इस तरीके से घूमी हुई है। तो होता क्या है कि एक डिस्टेंस मान लो, अब इसको हम थोड़ा सा और बड़े एरिया में देखते हैं तो ये सतह हमें कैसी दिखेगी, ये सतह हमें कैसी दिखेगी, सीधी ना दिख के हल्की सी वक्राकार दिखेगी। मान लो ऐसी बहुत बड़ा गोला होगा, ये पूरे तरह से पृथ्वी का ऐसा गोला होगा। अब मान लो दूरदर्शन की लाइट वो आई रेज है ना, मान लो अगर ये वाली रेज आ रही है तो ये यहां तक आएगी, उसके बाद वक्राकार है, यहां पहुंचेगी ही नहीं। ऐसे ही अगर यहां से आ रही है तो वो यहां आएगी, आगे जाके नहीं मिलेगी। तो वही पूछ रहा है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है, वक्राकार है। पृथ्वी की सतह क्या है, गोलाई ली हुई है, वक्राकार है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी।
दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो श्रव्य संकेत जो, जैसे ज्यादा गणित नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एफएम सुनते हो ना, एफएम आप लोग सुनते हो तो वो क्या है, श्रव्य तरंगें ही तो आ रही हैं, है ना, मतलब सुनने वाली तरंगें ही तो हैं, श्रव्य तरंगें हैं। तो एफएम की इंग्लिश क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, यही तो है एफएम। एफएम जो आप सुनते हो तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या कर रहे हैं कि जो तरंग है उसकी आवृत्ति को बढ़ा दिया इन्होंने, तो वो ज्यादा दूर तक पहुंच गई, फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन कर दिया, है ना, तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो श्रव्य तरंगों के लिए जो विधि प्रयोग कर रहे हैं जो प्रसारण में, जिससे कि सुनाई भी हमें चीजें आए, वो क्या होता है, एफएम होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, या फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति मॉड्यूलेशन होता है। तो 49 का बी हो जाएगा। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं। अरे यार वही वाली बात, स्नायु, ऐसी कठिन हिंदी देंगे ना, स्नायु उद्वेगों में मतलब कुछ नहीं है कि किस जगह मनुष्य का वो प्रतिबिंब पड़ रहा है, इनका मतलब सिंपल सा ये है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 50 का। अगला सवाल देखते हैं। रेटिना पर जो चित्र बनता है वह क्या होता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है रेटिना पर, मतलब चित्र उल्टा बनेगा, सामान्य से छोटा बनेगा और वास्तविक न बन के आभासी बनेगा। मतलब जो जो सही चीज होनी चाहिए ना, ऐसे सही चीज क्या होती है, चित्र सीधा बने, है ना, जितना है उतना ही बने और वास्तविक बने, ये सही चीज होती है। लेकिन रेटिना पे सब कुछ उल्टा होता है, चित्र उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। अब इसमें देख लेते हैं, वस्तु के बराबर होता है, गलत बात है। वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है, नहीं, ये भी उल्टा। मतलब ध्यान रखना, रेटिना पे सब कुछ उल्टा होगा, मतलब सिस्टम नॉर्मल से उल्टा होगा, वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, 51 का सी होगा। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार से प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। तो मैंने आपको भी बताया, क्या सब कुछ उल्टा होता है, तो उल्टा और वास्तविक भी ना होगा, ये भी उल्टा और वास्तविक भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सब कुछ मामला उल्टा होता है, तो उल्टा और आभासी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा 52 का। अगला सवाल देखते हैं। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है? क्यों भाई, दो आंख क्यों है तुम्हारी, एक आंख क्यों नहीं है? तो कभी बंद करके देखना एक आंख, ऐसे करके ना, एक आंख से देखना और ऐसे देखना, तो कोई चीज आपको दिखेगी दूर है, फिर दूसरी आंख से देखना तो लगेगी यार ये भी तो ये इधर थी अब इधर हो गई, फिर दोनों आंख खोल के देखना तो सिस्टम बिल्कुल फिट हो जाता है। तो भाई करके देखना ऐसे, ठीक है। तो यही है, तो इसी कारण से क्या है कि इसका मेन रीजन क्या है दो आंखों का, कि इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास सही हो जाता है। ठीक है, दो आंखों के आसानी से, रंग का कोई मतलब नहीं है, अब उसका कोई मतलब नहीं है, मोजेक विजन कुछ नहीं है, मतलब डिस्टेंस, दूरी जो है, चेक करके देखना। एक आंख से देखना अलग डायरेक्ट वो दिखेगी, दूसरी से देखोगे अलग दिखेगा, दोनों खोलोगे तो अलग सिस्टम हो जाएगा। तो दूरी और उसका सही हिसाब किताब लगाया जाता है दोनों आंखों के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा 53 का। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है, फलाना डी का है। क्यों? क्योंकि उस दौरान क्या होती हैं, जो परावैंगनी किरणें हैं वो ज्यादा मात्रा में निकलती हैं और हमारे आंखों को जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो परावैंगनी को क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट प्रकाश कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 54 का। अगला देखते हैं। किसी तारे का रंग दर्शाता है, कोई तारा नीला होता है, कोई पीला होता है, कोई लाल होता है, कोई कैसा भी होता है। तो तारे का कलर जो है ना, वो उसके टेम्परेचर को दर्शा रहा है, और ज्यादा टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा नीला होगा। ध्यान रखना, लाल या हरा पीला कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको लगेगा अच्छा ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा लाल होना चाहिए सर, नीला है मतलब शांत होना चाहिए, पानी की तरह हल्का होना चाहिए। नहीं, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो वो उतना ज्यादा नीला दिखाई देगा, और टेम्परेचर कम है तो उतना ही लाल दिखाई देगा। तो रंग क्या दर्शाता है? उसका ताप को दर्शा रहा है, उसके टेम्परेचर को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 55 का। अगला सवाल देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। विसरण, वही विसरण मतलब कहीं गिरे, फैल गए इधर उधर, ओहो विसरण हो गया। ठीक है, तो विसरण का क्या है? ये धूलकण जो है ना, ये शैतान है। धूलकण प्रकाश आ रहा है, बीच में डांस कर रहे हैं, तो डांस कर रहे हैं तो लाइट डिस्टर्ब हो रही है, प्रकाश के कणों का विसरण हो जा रहा है। तो किसकी वजह से हो जा रहा है? धूलकण। कभी आप देखना बंद कमरे में अगर कहीं से हल्की सी सनलाइट आ रही होगी ना, तो आप उसमें देखना ऐसे ध्यान से खड़े हो गए, धूल के कण डांस कर रहे होंगे, और उन धूल के कणों के डांस के चक्कर में क्या है, लाइट इधर उधर हो जाती है, मतलब वो एकदम लाइट को पड़ेगा उन पर, लाइट को तिरछा बिरछा कर देंगे। तो ये प्रकाश का विसरण किस वजह से हो जाता है? धूलकणों की वजह से हो जाता है। शैतान है ये धूलकण। ठीक है, 56 में का बी हो जाएगा। बस खत्म कर रहे हैं, थोड़े बस 10-12 सवाल और रह गए हैं, थोड़ा और साथ दीजिए आप। ठीक है, मतलब 2 क्लास में खत्म करने, मतलब 2 क्लास में खत्म कर देते हैं, ज्यादा फिर लंबा खिंचता कोई फायदा तो है नहीं। वातावरण में आप लोग वैसे ही कहते हो सर जल्दी जल्दी खत्म करो। वातावरण में प्रकाश के विसरण निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? फिर वही शैतान आदमी धूलकण डांस करते रहते हैं, इनकी वजह से ही होता है। रिपीटेड सवाल है, इसमें क्या समझाऊं? अगला, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके
किससे होता है भाई सब प्रकाश का रंग निर्धारित? तो प्रकाश का जो रंग निर्धारित होगा वो उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है। तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है तो लाल की तरफ होता है, कम होती है तो बैगनी की तरफ आता जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी से कम है। अरे जी सर्री हो गए क्या? लाल का तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, ये तो गलत हो गया। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज्यादा है, गलत है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य तो सबसे कम होता है, बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले से ज्यादा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका 59 का, ऑप्शन नंबर बी है ना। जे आप जो कलर देख रहे थे ना बिवग्योर, BIBGYOR, बिवग्योर ये होता है, ठीक है। तो इसमें ये प्रकाश जो विक्षेपित होता है ना इस तरीके से होता है, तो सबसे ज्यादा विक्षेपण भी इसका होता है और तरंग दैर्ध्य ऊपर सबसे ज्यादा है और नीचे सबसे कम है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है। तो 59 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? लंबा कह लो, ज्यादा कह लो, कुछ भी कह लो, तो हमें पता है किसका है, लाल का है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का है। सबसे कम वेवलेंथ, अब देखो उसमें क्या था, बिवग्योर, BIBGYOR, ठीक है। 7 हो गए, 3 4 7, ठीक है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है? वायलेट का है, बैगनी का है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का है। और तरंग दैर्ध्य और एनर्जी में अपोजिट रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया था। तो तरंग दैर्ध्य कम है लेकिन एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है? फिर वही आ गया, सबसे कम किसका है? बैगनी का है। सबसे ज्यादा किसका पूछे तो लाल का है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होगी? तो तरंग दैर्ध्य जिसकी कम होगी एनर्जी उसमें ज्यादा होगी। अब देखो इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला तो दिया नहीं है, तो उसके बाद वाला देखेंगे, BIBGYOR। अब देखो बैगनी नहीं है, उसके बाद इंडिगो देखते हैं, वो भी नहीं है। फिर ब्लू, यानी नीला सबसे उसमें नीचे है। तो नीले का क्या होगा? तरंग दैर्ध्य कम होगा लेकिन उसका क्या होगा? उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो ए आंसर हो जाएगा 63 का। अगला सवाल देखते हैं, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित कौन हो रहा था? मैंने आपको बताया जो ऊपर वाला है रेड जो है वो सबसे कम विचलित होता है, लाल कलर सबसे कम विचलित होता है और बैगनी कलर जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ज्यादा विचलित होता है। विचलित होना मतलब अपने मार्ग से हटना। सबसे ज्यादा कौन हट गया? जैसे आप लोग भी हट जाते हैं, कोई अभी नीचे दिख जाएगी कन्या तो उसी पूछने लग जाएंगे, बेटा खाना खाया तुमने? मार्ग से विचलित हो रहे हो, ज्यादा विचलन नहीं चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। नहीं, लाल प्रकाश में तो सबसे कम एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो ए गलत हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। यह बात सही है, मतलब कथन गलत हो गया, कारण सही हो गया। तो ए गलत है, आर सही, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया 65 का। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो, आप लोग थोड़ा स्लो करके देख लीजिए क्योंकि खत्म भी करने हैं सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 66, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है सूर्यप्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन होता है, माध्यम से किरण उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी भागती है, सघन विरल होता रहता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें वो कुछ समय पूर्व तक दिखाई देता है। दूसरा कारण क्या है कि आकार से थोड़ा बड़ा सा भी दिख सकता है वो, उसका रीजन भी प्रकाश का अपवर्तन ही होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण, मैं भी आपको बताया। तो दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण भी क्या है? वो भी यही है, अपवर्तन है, ठीक है। 67 का भी आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? तो इसका कारण भी अपवर्तन होता है। कैसे? मतलब वायुमंडल में विभिन्न संस्तर है, विभिन्न सघन विरल माध्यम है। प्रकाश की किरण मान लो ऐसी आ रही, सीधी आती तो वो चुपचाप जैसा है वैसा दिखाई देता, लेकिन भाई साहब ये किरण क्या हुई? सघन विरल के चक्कर में कभी अविलंब से दूर हट गई, कभी अविलंब के पास आ गई, कभी दूर हट गई, कभी पास आ गई, ऐसे करके तो किरण मान लो टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि टिमटिमा रहा है वो तारा, ठीक है। तो इसका कारण भी क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों? क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है और उसकी एनर्जी भी कम होती है, ठीक है। इसका मेन रीजन क्या है? उसकी तरंग दैर्ध्य, हाँ तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो दूर तक दिखेगा, दूर तक जाएगी, तरंग दैर्ध्य की लंबाई सर्वाधिक होती है, इसी कारण लाल कलर के सिग्नल होते हैं। यह सुंदर होता है, देख रहे हो कैसे कैसे ऑप्शन है। यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, उक्त कारणों में से कोई, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं,
खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। खतरे का निशान दूर से ही दिख जाए, खतरा है भाई सब, दूर से ही दिख जाना चाहिए। हम भी लाल पेन यूज कर रहे हैं, खतरा है नहीं, हमारे लाल पेन का कोई खतरा नहीं है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकीर्णन मतलब सिंपल भाषा में समझो फैलाव, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यही इसका कारण है। या यहाँ दिया होता कि वेवलेंथ उसकी सबसे ज्यादा होती है, वो भी सही है। तो कथन कारण दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 70 का। ठीक है, तो इस तरीके से 70 सवाल थे आज की कक्षा में। आज की कक्षा समाप्त होती है, मुझे लगता है 1 घंटा ही हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा स्पीड में भी खींच लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगली कक्षा में हम प्रकाश को पूरा कर लेंगे। ठीक है, मतलब प्रकाश को पूरा कर लेंगे, मतलब प्रकाश नामक चैप्टर को पूरा कर लेंगे। आपको कक्षा कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।